हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए आपकी तैयारी को और मजबूत करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन। साइंस की क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज वाला चैप्टर को हमने शुरू कर लिया था। और पिछली क्लास में लगभग हम लोगों ने जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरिया जनित रोग के बारे में पढ़ लिया था। और उसके अंदर अगर हमने बात करूं तो दो रोगों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जीवाणु जनित रोग थे, उसके बारे में हमने दो रोगों के बारे में पढ़ लिया। हमने टीबी के बारे में पढ़ लिया था। और आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है टीबी के अलावा हम लोगों ने जो है एक रोग और पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब उसके आगे ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी बचे जीवाणु जनित रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, बाकी बचे बैक्टीरिया जनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हम जो अब रोग पढ़ने वाले हैं तो देखो भाई, कोलेरा, हेजा या जिसे कहते हैं वीस, ये जीवाणु जनित रोग ही पढ़ रहे हैं हम अभी। ये ध्यान रखना आपके, अभी हम जीवाणु जनित रोग चल रहा है हमारा, ठीक है। देखो बैक्टीरियल डिजीज के अंदर अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज जो आती है वो आती है, बारे में हम अभी पढ़ेंगे, वो है कोलेरा, हेजा या इसे कहेंगे वी। अब ये जो कोलेरा, हैजा, वीस क्या है, ये क्या होता है भाई? इसके अंदर क्या आपने देखा होगा कि जब ऐसा हो जाता है तो उल्टी है ना, लगातार शरीर कमजोरी फील होती है। तो ये कोलेरा, हैजा, वीस का जो है वो होता है बैक्टीरिया बैक्टीरियल जनित disease है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है। सबसे पहले तो इसका रोग कारक क्या है? इसका रोग कारक होता है विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी जीवाणु या विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया इसका रोग कारक होता है। और इस रोग कारक से रिलेटेड जो है, अभी तक पिछले कम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि कोमा की आकृति, जैसे कोमा लगाते हैं, कोमा की आकृति का बैक्टीरिया होता है। तो इस बैक्टीरिया का शेप जो है कोमे की आकृति जैसा होता है, इसलिए कोमे की आकृति का बैक्टीरिया होता है कौन सा? विब्रियो। तो कोलोरी किसका बैक्टीरिया है, किस रोग को फैलाने वाला बैक्टीरिया है? वो है कोलेरा हैजा को वाला बैक्टीरिया। इस रोग का रोग कारक हमें पता चल गया है। इसकी वाहक यानी इसकी वेक्टर कौन होती है? मक्खी होती है। अब जैसे क्या होता है कि जैसे कोई गंदी जगह है और गंदी जगह पे अगर ये विब्रियो कॉलोरी बैक्टीरिया है, लाइक जैसे मान लेते हैं सड़क पर कोई भी कुछ भी कूड़ा करकट कुछ भी पड़ा हो और यहाँ पर ये विब्रियो कॉलोरी हो, और इस जगह पे इस कूड़े करकट पर अगर मान लो मक्खी आके बैठ गई, मक्खी के शरीर पे क्या होता है कि ये चढ़ जाता है, विब्रियो कॉलोरी उसके शरीर पे टिक जाता है। फिर यही मक्खी जब एक स्वस्थ भोजन पे, एक मतलब बिल्कुल अच्छे से खाने वाले फूड पे, बहुत अच्छा सा बना है, या कहीं पे कोई पानी का स्रोत है, कहीं पे पानी है, अगर मान लो यही मक्खी उठ के इस भोजन पे बैठ जाए तो ये कॉलरी कहाँ चला जाता है? इस भोजन पे आ जाता है। और इसी भोजन को अगर कोई स्वस्थ मनुष्य भोजन को मतलब खा ले या स्वस्थ मनुष्य इसका ग्रहण कर ले, तो फिर ये विब्रियो कॉलरी शरीर में पहुंच जाता है। जल की बात करूँ तो जल में भी ये मक्खी बैठ गई तो ये विब्रियो कॉलोरी कहाँ पहुंच गया? इस जल में पहुंच गया है। और इस जल में जब पहुंच गया है तो इस जल का सेवन जब कोई कर लेता है, लोग हम यहाँ पे विब्रियो कॉलोरी को ऐसे बना लेते हैं ना, ताकि पता रहे कि ये जा कहाँ रहा है, ठीक है। अब जैसे इस जल का भी सेवन किसी मनुष्य ने कर लिया तो विब्रियो कॉलोरी प्रवेश कर गया। अब हमें पता है कि हमारे शरीर के अंदर भोजन और जल से संबंधित तंत्र कौन सा है। तो हमारे शरीर के अंदर भोजन और जल से संबंधित तंत्र होता है पाचन तंत्र, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव। और पाचन तंत्र में हम बात करें तो पाचन तंत्र में एक अंग होता है जिसे कहते हैं आंत, या जिसे कहते हैं इंटेस्टिटाइन। क्या कहते हैं भाई? इंटेस्टिटाइन, ठीक है। इंटेस्टिटाइन यानी कि छोटी आंत बड़ी आंत है ना, स्मॉल इंटेस्टिटाइन या लार्ज इंटेस्टिटाइन। तो पाचन तंत्र में आंतों के अंदर जो भी ये भोजन जाता है ना, तो छोटी आंत में तो जैसे भोजन का पूर्ण पाचन होता है तो वहां ये बैक्टीरिया पहुंच गया, बड़ी आंत जो है वो जल का अवशोषण करती है तो वहां ये बैक्टीरिया पहुंच गया। तो ये जो होता है, मतलब ये जो बैक्टीरिया है हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद जाता कहाँ है? तो हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद पाचन तंत्र में पहुंचता है, पाचन तंत्र में ये हमारे आंतों में जाता है। तो भाई ये संक्रमण किसको, पहली चीज तो इसका संक्रमण हुआ किससे? भाई इसका संक्रमण भाई ये कैसे फैल रहा है? तो भोजन भोजन और जल के माध्यम से फैल रहा है भाई, भोजन और जल के माध्यम से ही ये जीवाणु हमारे शरीर के अंदर आ रहा है। इसका संक्रमण होगा दूषित जल एवं भोजन। और जहां दूषित जल एवं भोजन संक्रमण हो, वहां ध्यान रखना कि कोई भी बैक्टीरिया सीधा जाके पाचन तंत्र को ही इफेक्ट करेगा, पाचन तंत्र को ही प्रभावित करेगा, ठीक है। चलिए
अब लक्षण क्या है? लक्षण है आंतों में संक्रमण। भैया आंत में पहुंच गया तो अभी आंतों में संक्रमण करेगा। आंतों में संक्रमण के कारण, आंतों में इन्फेक्शन के कारण क्या होता है? लगातार रोगी को दस्त होती है, उल्टी दस्त होती है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी की कमी आ जाती है और साथ ही साथ में तेज बुखार होता है। जब उल्टी दस्त लगातार हो इस बैक्टीरिया के कारण, तो हम कह सकते हैं कि रोग है वो हैजा रोग हो। अब क्या करेंगे? अब इसके लिए एक परीक्षण किया जाता है, कहते हैं मल परीक्षण, यानी कि टेस्ट किया जाता है और पहचान की जाती है कि भाई जो इसके अंदर बैक्टीरिया है वो कौन सा बैक्टीरिया है ना। भाई आपसे पूछा जा सकता है स्टूल टेस्ट या मल परीक्षण किस किया जाता है, तो कोलेरा हैजा विष किया जाता है। क्या इसका कोई टीका बना हुआ है? तो एक टीका बना हुआ है, इसका टीका बना है टेब सी टीका बना हुआ है। टेब सी की अगर मैं बात करूं, तो जैसे टाइफाइड जब अपन ने पढ़ा था, पानी झरा है ना, तो पानी झरे में भी यही था कि वो भी जो है हमारे मतलब पाचन तंत्र को ही प्रभावित कर रहा था, है ना। उसमें यही था कि लगातार रोगी को बुखार आते रहे, है ना। तो टेब का टीका मतलब टाइफाइड का टीका है, और उसके साथ में कोलेरा कोलेरा जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है? कोलेरा। टेब के टीके में ही सी को जोड़कर जो है यहाँ पर टी टैब सी वाला टीका बनाया गया है। और ये टैब सी का टीका किसका है भाई? कोलेरा या हैजा के लिए। यहाँ पे सी का मतलब ध्यान रखना, सी का मतलब होता है कोलेरा। तो टैब सी का टीका कोलेरा के रोग के लिए यूज किया जाता है। टेब यानी तो आपको पता ही है टाइफाइड है। चलो, नेक्स्ट अगर हम बात करें उपचार, उपचार के लिए भाई बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक दवाई यूज की जाएगी। लगातार उल्टी दस्त से रोगी के शरीर में पानी की कमी आ जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसको कवर करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए जो है रोगी व्यक्ति को ओआरएस का घोल दे। ओआरएस घोल क्या होता है भाई? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक जो है। ओआरएस घोल व्यक्ति को देना चाहिए तो उसके अंदर पानी की कमी, ठीक है। तो भाई हमने जो है कोलेरा हैजा बैक्टीरिया जनित रोग पढ़ लिया है। और क्या क्या याद रखना है? रोग कारक, वैसे तो मैंने नोट्स ही इस टाइप से बनाए कि आप इन चीजों को याद रखें। रोग कारक विब्रियो कोलरी, कोमे की आकृति का बैक्टीरिया कौन सा है? विब्रियो कोलरी। या विब्रियो कोलरी किस का रोग कारक है? कोलेरा का रोग कारक है। कोलेरा किस रोग के कारण होता है? तो विब्रियो कोलरी के कारण होता है। वाहक कौन है? मक्खी है। संक्रमण दूषित जल एवं भोजन से प्रभावित किसको करेगा? आंतों को प्रभावित करेगा। आंतों में संक्रमण का लक्षण क्या दिखेंगे? उल्टी दस्त से तेज बुखार। परीक्षण कौन सा किया जाता है? मल परीक्षण, स्टूल टेस्ट। टीका कौन सा बना हुआ है? टैप सी का टीका बना हुआ है। और एंटीबायोटिक दवाएं ओआरएस घोल। चलिए यहाँ पर जो है हमने ये रोग भी कंप्लीट कर। अब नेक्स्ट रोग आता है, तो नेक्स्ट रोग आता है डिphtheria। डिphtheria यानी गलघोटू रोग। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आपको 3 रोग याद रखने हैं। पहला रोग यहाँ पे लिखा हुआ ही है, चलो इसको मैं नहीं लिखती, लिख ही देते हैं ना। डिphtheria। डिप्थीरिया डिजीज जो है, डिप्थीरिया रोग जो है वो तो कहलाती है गलघोटू रोग। क्या कहलाती है भाई? गलघोटू रोग, ठीक है। और एक होता है जिसे कहते हैं गेंगा रोग यानी गाइटर रोग, है ना। गेंगा रोग, गाइटर रोग, ये भी जो है अब गेंगा रोग कहते हैं गाइटर। और एक होता है गलसुआ रोग, होता है गलसुआ रोग। अब देखो, इसमें ध्यान रखना, तीनों ही रोग गले से संबंधित है। तीन संबंधित है भाई, गले से संबंधित है। गलघोटू, गेंगा रोग और गलसुआ रोग। सबसे पहले बात करते हैं गलघोटू रोग की, जो क्या है हम यही पढ़ने। ये एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज, एक प्रकार के जीवाणु के संक्रमण से होने वाला रोग है। ये क्या होता है? जब ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो हमारे शरीर में ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अब श्वसन तंत्र में क्या होती है? एक श्वसन नली होती है। श्वसन नली में अगर हम बात करें, एक श्वसन नली होती है, जिसे कहते हैं ट्रेकिया। क्या कहते हैं? ट्रेकिया। तो ये इस बैक्टीरिया के संक्रमण से क्या होता है, इस श्वसन नली के अंदर जो है लगातार कफ बनता रहता है। और वो कफ जो है ना, वो एक गाढ़े पदार्थ के रूप में बन जाता है, एक गठान जैसा बन जाता है। श्वसन नली में ये जो है इकट्ठा हो के, ये है ना, मतलब बलगम इकट्ठा हो के, है ना, जो एक गांठ के रूप में हो जाता है श्वसन नली के दोनों ओर। इससे क्या होता है कि वायु जो है इस श्वसन नली से फेफड़ों के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, नहीं कर पाती भाई, रुकावट आती है ऑक्सीजन को फेफड़ों के अंदर पहुंचने में। तो यहाँ पर व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आती है। और व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उस रोगी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे शरीर के अंदर मेरे गले को किसी ने पकड़ लिया है, मतलब उसका दम घुटता है। दम घुटने का कारण मैंने बताया कि कफ सांस नली में इकट्ठा होता है, गठान इकट्ठा हो जाता है, तो ऑक्सीजन जो है प्रॉपर रूप से फेफड़ों के पास नहीं पहुंच पाती। इससे रोगी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसे बार बार ऐसा फील होता है कि मेरा गला किसी ने घोटा है। इसको कहा जाता है गल घोटू, मतलब उसका दम घुटता है, इसलिए इसको कहते हैं गल घोटू।
अब डिप्थीरिया रोग कारक क्या है ये सब कुछ देखेंगे। तो फिलहाल तो आपको गलघोटू रोग समझ में आ गया होगा, और यहाँ देखो एक इमेज भी मैंने यहाँ लगवाई है, और इमेज में देखो कि ये गले के अंदर होता है और श्वसन नली के अंदर जो है इस तरीके से गठान के रूप में जो है ये कफ जमा होने लगता है, तो श्वसन नली में ऑक्सीजन का जो है फ्लो रुकावट आने लगती है। श्वसन नली में, श्वसन नली से ऑक्सीजन जो है प्रॉपर रूप से उसके पास नहीं पहुंच पाती, फेफड़ों के पास। गलघोटू रोग समझ में आया। दूसरा देखो, दूसरा रोग आता है गेंगा रोग, गाइटर रोग। ये भी गले में ही होता है। अब गले में ये जो गेंगा रोग, गाइटर रोग है, ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित है भाई। ये संबंधित है थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि में सूजन के कारण, थायराइड ग्रंथि में कारण जब व्यक्ति में गले में रोग होता है और उसका दम घुटने लगता है, भाई ये रोग कौन सा है, वो है गेंगा रोग, जिसे कहते हैं गाइटर रोग। गेंगा रोग भी गले से संबंधित है, लेकिन थायराइड ग्रंथि में स्वेलिंग के कारण होता है। डिप्थीरिया गले से संबंधित है, लेकिन कफ का श्वसन नली में जमा होने के कारण होता है। तीसरा रोग है गलसुआ रोग। गलसुआ रोग की मैं बात करूं तो हमारी जो हमारे कान के नीचे एक ग्रंथि, हमारे दोनों कानों के नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है, एक लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि का नाम है पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है। ये जो पैरोटिड लाल ग्रंथि होती है, ये पैरोटिड लाल ग्रंथि जो है, इस ग्रंथि में सूजन आ जाने के कारण, ग्रंथि में स्वेलिंग आ जाने के कारण जो है गाल सूज जाता है, और ये स्वेलिंग जो है गले तक पहुंच जाती है। इस रोग में भी व्यक्ति को गले में दर्द होता है, निगल नहीं पाता है, मतलब गले में दर्द होता है, गले में तकलीफ है, चीज़ों को निगल नहीं पा रहा है, खाना सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। तो ये रोग भी किससे संबंधित है? गले से संबंधित है, लेकिन ये होता किससे है? पैरोटिड में स्वेलिंग के कारण। और पैरोटिड ग्रंथि एक लार ग्रंथि है भाई, लार ग्रंथि। ठीक है? तो ये तीनों जो गले से संबंधित रोग है वो आपको ध्यान रखना है। डिप्थीरिया, श्वसन नली में कफ जो है बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, उसकी प्रॉपर रूप से मिलती है तो व्यक्ति को दम घुटता है, इसलिए इसको गलघोटू रोग कहते हैं। गेंगा रोग ये भी गले से संबंधित है, जिसमें गले के दोनों ओर एच आकार की ये थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। इस थायराइड ग्रंथि के अंदर सूजन आ जाने से गले में दर्द महसूस होता है, तकलीफ, ये श्वसन संघ से रोगी नहीं कर पाता है, कहलाता है गेंगा रोग या गाइटर रोग। और एक होता है गलसुआ, जो कि पैरोटिड के कारण होता है। समझ में आ गई ये बात? पैरोटिड ग्रंथि में मतलब स्वेलिंग के कारण होता है। अब आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। हमारा मेन मुद्दा है कि हम बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे डिप्थीरिया या गलघोटू का रोग कारक है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीराई। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीराई जो है डिप्थीरिया रोग को फैलाने वाला रोग कारक है। ये किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा? तो देखो, संक्रमित वस्तु या दूषित जल एवं भोजन से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। लक्षण क्या है इसके? गले में संक्रमण होता है, गहरे लाल दाने दिखाई देते हैं, और श्वसन मार्ग यानी ट्रेकिया में गाढ़ा पदार्थ ठोस होकर जमने लगता है, जिससे सांस लेने में, ब्रीथिंग में कठिनाई आती है। यहाँ पे मैंने देखो बताया कि गाढ़ा लाल पदार्थ जो है यहाँ पे जमा होने लगता है। चलो मैं आपको गाढ़ा लाल पदार्थ दिखाई देगा, ये जमा होने लगता है, जिसके कारण रोगी व्यक्ति को श्वसन में दिक्कत आती है। क्या कहते हैं कि भाई उसका दम। फिर इसके लिए टेस्ट कौन कौन से बने? एक होता है स्पुटम टेस्ट, यानी कफ का परीक्षण किया जाता है, और एक होता है सिक टेस्ट। एक क्या होता है भाई? सिक टेस्ट होता है, ठीक है। भी ना कफ का परीक्षण नहीं किया जाता है, स्लाइड टेस्ट की जाती है इसके अंदर, ठीक है। सिक टेस्ट किससे संबंधित है? डिप्थीरिया रोग से समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, अब इसके लिए कोई वैक्सीन बनी है क्या? तो इस रोग के लिए एक वैक्सीन बनी है, डीपीटी। अब पहले मैं डीपीटी की फुल फॉर्म बताती हूँ। डीपीटी की फुल फॉर्म होती है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। यानी ये जो टीका है ये 3 रोगों के लिए बना है, डिप्थीरिया, गलघोटू रोग, पर्टुसिस जो हम आगे पढ़ेंगे। पर्टुसिस जो है, पर्टुसिस में अगर हम बात करें तो इसको काली खांसी भी कहते हैं। और एक होता है टिटनेस रोग, जो कि टिटनेस सभी जानते हैं भी है ना, कि लोहे की चीज से लग जाए या किसी ऐसी काट वाली चीज से लग जाए, जंग लगी चीज से लग जाए, तो मतलब उससे ना जो टिटनेस रोग होता है। तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, यानी डिप्थीरिया यानी गलघोटू, पर्टुसिस यानी काली खांसी, टिटनेस को कहते हैं लोकजा रोग या धनुष्ट अंकार रोग, ठीक है। अब इन तीनों रोग के लिए समान रूप से एक टीका बना है, एक वैक्सीन बनी है, जिसे कहते हैं डीपीटी वैक्सीन। इस डीपीटी का टीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डीपीटी का टीका। एक टीका और 3 रोगों का समाधान कर, की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, और किस किस रोग में ये काम आ रहा है उसके बारे में आपको पूछ। डिप्थीरिया के लिए टीका कौन सा भाई? डीपीटी का टीका। इसके अलावा क्या उपचार किया जा सकता है? तो एंटीबायोटिक दवाएं लीजिए। समझ में आ गई बात? डिप्थीरिया, गलघोटू रोग, जो कि श्वसन नली में कफ के बहुत गाढ़े रूप में जमा होने के कारण श्वसन नली अवरुद्ध हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से फेफड़ों तक है, तो किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आती है, उसका गला घुटता है, उसका दम घुटता है।
ठीक है, और उसके शरीर पे लाल लाल दाने दिखाई देने लगते हैं, है डिप्थीरिया रोग। कारक कोरोना बैक्टीरियम डिप्थेराई होता है। संक्रमण दूषित जल के कारण हो सकता है। फिर अगर बात करें लक्षण, गले में घटन महसूस होना, लाल चकत्ते दिखाई देना। परीक्षण के लिए तो है स्पुटम टेस्ट भी किया जाता है, सिक टेस्ट भी किया जाता है, और टीका जो लगाया जाता है डीपीटी का टीका, और दवाइयाँ जो है वो एंटीबायोटिक। ये चलो हमने जो है एक और कंप्लीट कर लिया है, कल गो टू नेक्स्ट रोग की मैं बात करूं तो नेक्स्ट आता है पर्टुसिस काली खांसी। अब ये जो पर्टुसिस काली खांसी है, पहली चीज तो ये लंबे समय तक, लंबी अवधि तक, मतलब नॉर्मली खांसी की तरह नहीं होती है कि भाई 2-4 दिन में ठीक हो, दवाई ली और ये लगभग समय ले लेती है। मतलब ये मान लो कि आप महीना ही ले लेती है, 1.5 महीना ही ले लेती है ना, इसमें समय ज़्यादा लग जाता है। और दूसरी बात, जब ये खांसी लगातार होती है तो रोगी व्यक्ति की खांसने की जो आवाज़ है वो छोटे कुत्ते के छोटे पिल्ले जैसी आवाज़ होती है। इस कारण से इसको कहते हैं कुकर खांसी। क्या कहते हैं भाई? कुकर खांसी को ना, कुत्ते का जो छोटा पिल्ला होता है उसको मतलब कुकरिया बोलते हैं ना, तो कुकरिया तो उसके हिसाब से फिर उस जैसी आवाज़ निकलती है तो इसको बोलते हैं कुकर खांसी। क्या बोलते हैं? कुकर। को बोलते हैं 100 डेज़ कफ। 100 डेज़ कफ का मतलब क्या, आप ये मत नोट कर लेना कि 100 दिन के लिए खाँसी होती है, नहीं 100 दिन के लिए खाँसी नहीं होती, बट लंबे समय तक होती है। लगभग आप ये मान के चलो 1 से 1.5 महीना ले लेती है खाँसी, है ना? इतना डेंजरस वही इस हिसाब से कि भाई 100 डेज़ कफ, इसको चीन में कहा गया था। चीन वासियों ने इसको क्या कहा था? चीन वासियों ने इसको नाम दिया था 100 डेज़ ऑफ कफ। 100 डेज़ ऑफ कफ है ना, इसको नाम दिया था काली खाँसी को। तो वुफिंग कफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वुफिंग कफ भी कहा जाता है। वही अब हम जो पढ़ने वाले हैं, एक ऐसे रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं जो पहली चीज जीवाणु के संक्रमण से होती है, बैक्टीरिया के संक्रमण से होती है। दूसरी बात, ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, यानी कि हमारे को खांसी हो। अब खांसी भी किस तरीके की होती है, रोग कारक क्या है वो हम यहाँ देखेंगे। का रोग कारक होता है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, या जिसे बॉर्डटेला पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है। अब जो ये बैक्टीरिया होता है, ये हमारे शरीर तक पहुंचता कैसे है ना? तो ये जो बैक्टीरिया है कुकर खांसी का, हिमोफिलस पर्टुसिस बोर्टेला फर्टुसिस, ये हमारे शरीर तक जो है किसी भी कारण, जैसे वायु के संक्रमण से भी पहुंच सकता है ना, हम सब और संक्रमित वस्तुओं के कारण पहुंच सकता है। रोगी के अगर पास में हम बैठ जाए, उसको छींक आ जाए, वो खांस रहा है, तो खांसी के द्वारा कीटाणु शरीर से बाहर निकलेंगे और हमारे शरीर में एक तो हम लिख सकते हैं वायु द्वारा संक्रमण, द्वारा भाई वायु द्वारा संक्रमण, वायु द्वारा भी ये है कौन सा? पर्टुसिस कालिकासी। अब इसके लक्षण क्या है? सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं रोगी में? लगातार लंबे समय तक चलने वाली खांसी, कफ जिसमें कुत्ते के पिल्ले जैसी आवाज उत्पन्न होती है, कई बार पसलियों में फ्रैक्चर तक हो जाता है, और पसलियों में जब फ्रैक्चर होता है तो उसको कहते हैं हर्निया। चलिए, समझ में आए? तो ये ध्यान रखना, बस पसलियों में फ्रैक्चर हो। अब आगे बात करें तो इसका एक ही टीका, टीपीटी का टीका, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। काली खांसी के लिए कौन सा टीका है भाई? डिप्थीरिया का वाला डीपीटी का टीका है। और उपचार क्या है? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक दवाई। वैसे तो ये काली खांसी, खांसी ये इतनी भी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है कभी कभी तो खास खास की मृत्यु तक हो जाती है, अब इतनी ज़्यादा डेंजरस ना, लंबे समय तक। चलो, पर्टुसिस काली खांसी कुकर खांसी पढ़ चुके हम, अब आगे बढ़ते हैं। और आगे भाई इसका रोग कारक याद रखना, रोग कारक बहुत सारा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रोग आता है टिटनेस, जिसे लॉक जा रोग भी कहते हैं। इसी को कहा जाता है धनुष टंकार, टंकार रोग। अब ये होता किस लिए? सबसे पहली चीज, इसका जो रोग कारक है, इस रोग को हम बहुत अच्छे से समझना चाहेंगे। देखो, इसका जो रोग कारक है वो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई इसका रोग कारक होता है। अब ये जो जीवाणु होता है, ये होता कहाँ है? गाय या मतलब जो भी जानवर है उनकी जगह पे होता है, मतलब गोबर पे, इन पे ये होता है। ये जीवाणु पनपता ही वही है, गंदी जगहों पे, गोबर में, ना, या सड़क पे कहीं कोई कीचड़ पड़ा है तो वहां होता है, ठीक है। इसके अलावा जो जंग लगा लोहा होता है उस पे भी ये जीवाणु होता है, ठीक है। अब जैसे कि गलतीवश आप सड़क पे चल रहे हो और मतलब आपके ना लोहे से, जंग लगे लोहे से आपके लग गई है ना, आपके आपके शरीर पे कहीं चोट लगी लोहे की किसी वजह, और उस पे घाव हो गया ना। और अब आप क्या कर रहे हो कि आप सड़क पे निकल गए और सड़क पे मान लो कहीं पे रास्ते में गंदगी, ये गोबर वगैरह पड़े रहे, आप जब उस गंदगी के पास से गुजरते हो, ये जीवाणु क्या करता है? सीधा उस घाव के माध्यम से आपके शरीर के अंदर आ जाता है। तो पहली चीज तो, ये पनपता कहाँ है भाई? ये गंदगी है, मतलब जानवरों की बलविष्ठा पे पनपता है। अब ये आपके शरीर के अंदर आ गया, अब आपके शरीर में जाने के बाद में ये किसको प्रभावित करता है?
ये प्रभावित करता है आपके पेशीय और तंत्रिका तंत्र को, आपके मस्कुलर सिस्टम और आपके नर्वस सिस्टम को ये प्रभावित करता है। क्या करता है, कैसे करता है? मतलब ये क्या करता है कि जैसे ही आपके शरीर में गया तो ये सबसे पहले तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा तो ये निर्देश आपके शरीर के अंगों तक नहीं पहुंच पाते। अब इस समय में क्या होता है कि आपका जो शरीर है वो धीरे-धीरे धनुष के आकार में मुड़ने लगता है। इस तरीके से आपका शरीर जो है बैंड होने लगता है धनुष के आकार में। इस कारण से इसको कहा जाता है धनुष टंकार रोग। क्या कहा जाता है? धनुष टंकार रोग। मतलब आपकी पेशियाँ, आपकी मसल्स जो है वो इस तरीके से मुड़ जाती है ना? क्योंकि इसके मुड़ने का कारण है आपके अंगों को प्रॉपर रूप से जो है निर्देश नहीं पहुँच रहे तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। फिर क्या होता है, जो शरीर के दूरस्थ भाग होते हैं, है ना? ये पेशियाँ अकड़ने लगती है, पेशियाँ अकड़ के धनुष के आकार में हो जाती है और जो चोटग्रस्त स्थान है, तो जहाँ पे चोट लगी थी, जहाँ पे घाव हो रहा था, वो जो है चोटग्रस्त स्थान पूरा काला पड़ने लग जाता है। होता है काला बन जाता है, मतलब पूरी वहाँ जगह जो है पूरी काली होने लग जाती है, ठीक है? और धीरे-धीरे वो अंग जो है एक तरीके से हम कहते हैं कि नष्ट होने जैसा लगता है। ये जो काला बनता है, ये चोटग्रस्त स्थान जब पूरी काला होने लगता है तो इसको कहते हैं ग्रेगिन। क्या कहते हैं भाई? ग्रेगिन। यानी ये जो काला जाल बनता है इसको कहते हैं ग्रेगिन जाल। क्या कहते हैं? ग्रेगिन जाल। ठीक है? तो पहली चीज़ कि क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई संक्रमण मिट्टी संक्रमित सतहों से चोट के दौरान रक्त के संपर्क में रोग कारक के आने से। मिट्टी या संक्रमित सतह से चोट के दौरान फिर रक्त के संपर्क में आते ही वह रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। लक्षण क्या है? पेशियाँ या मसल्स एवं तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती अकड़ने लगती है, अकड़ कर बिल्कुल हमारे शरीर में जो धनुष के आकार जैसी हो जाती है, इसलिए अंगार रोग भी कहते हैं। चोटग्रस्त अंग पर ग्रेगिन का विकास, मतलब काले चकत्ते बन जाते हैं चोटग्रस्त स्थान पर, कहते हैं ग्रेगिन का विकास। तो पूछा जा सकता है किस रोग में ग्रेगिन का विकास होता है? ग्रेगिन का विकास होता है तो में चोटग्रस्त स्थान पे पूरा एक काला धब्बा बन जाता है, काले चकत्ते बन जाते हैं और वो अंग लगभग नष्ट ही हो जाता है, मतलब काम ही नहीं करता। कहते हैं ग्रेग। क्या कहते हैं भाई? ग्रेग। अच्छा, वैक्सीन कौन-सी बनी हुई है? तो वैक्सीन डीपीटी का टीका भाई, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। देख लो तीनों है ना, तीनों रोग इसके अंदर आ गए और इसके अलावा टिटनेस का भी अलग से होता है, ठीक है? वो टीके हैं डीपीटी विद टिटनेस का टीका। पर मेनली आपको डीपीटी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इसी से पुटअप होता है। डीपीटी का टीका जो है किन 3 रोगों के लिए बना है? तो डिप्थीरिया, गलघोंटू, पर्टुसिस काली खाँसी, टिटनेस धनुष्टांकार रोगों के लिए बना हुआ है। नेक्स्ट देखो इसका उपचार है एंटीबायोटिक दवाएं और शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा के द्वारा उस अंग को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है, मतलब शरीर से अलग कर दिया जाता है। कि अगर वो उसको शल्य चिकित्सा नहीं दी जाए उस अंग को, ग्रेगिन जब तक नहीं बनता तब तो शल्य चिकित्सा करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो सकता है रोग, लेकिन जब ग्रेगिन का विकास होने लगता है तब उसको शल्य चिकित्सा के द्वारा शरीर से हटा दिया जाता है, ताकि वो दूसरे अंगों को प्रभावित नहीं करे, दूसरे अंगों को नष्ट नहीं, यानी ये रोग जो है दूसरे अंगों तक नहीं। चलिए यहाँ पर कि भाई टिटनेस, लोकजा रोग, धनुष्टंकार रोग जिसका रोग कारक है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, और संक्रमण मैंने आपको बता ही दिया है, और ये रोग कारक जो है कहाँ पनपता है ये भी मैंने बता दिए हैं आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट रोग को देखें तो नेक्स्ट रोग आता है बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म जो है वो मतलब खाने से संबंधित रोग ऐसे समझ। ये खाद्य पदार्थ मतलब खाने से संबंधित है तो इसको खाद्य विषाक्तता भी कहते हैं। बॉटुलिज्म को कहा जाता है खाद्य विषाक्तता, ठीक है? अब क्या है ये रोग? का रोग कारक क्या है? और खाद्य से संबंधित है, का मतलब हमारे पाचन तंत्र को ही प्रभावित करेगा। भाई मैंने कहा ना, जहाँ भोजन और जल का संक्रमण आ जाए, समझ लो कि या तो हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करेगा या हमारे तंत्र को प्रभावित कर सकता है, हमारे श्वसन, पर मेनली पाचन तंत्र। बार्टोलिज्म जो कि एक खतरनाक खाद्य विषाक्तता है जिसे फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। अब ये इस रोग से संबंधित हो, हमेशा एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पड़ा है कि निम्न में से कौन सा रोग जो है खाद्य पदार्थ से खाद्य विषाक्तता रोग है? बोटुलिज्म का रोग कारक होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इसका जो रोग कारक है वो क्या है भाई? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इसका रोग कारक है। अब इसका संक्रमण क्या है? ये कैसे फैलता है भाई? जो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ आता है, जैसे आपको पता है कि रसगुल्ले के डब्बे भी आते हैं, डिब्बा पैक आते हैं, तो कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो ऑक्सीजन अनुपस्थिति में पनपते हैं, जिसको अनाऑक्सी बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे बोटुलिज्म जो है ना, वो एक प्रकार से अनाऑक्सी बैक्टीरिया है। अनाऑक्सी बैक्टीरिया का मतलब है बैक्टीरिया को अपना जीवन पूर्ण करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, तो ये ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ ऑक्सीजन नहीं हो। अब जो डब्बाबंद जो खाद्य पदार्थ आते हैं, तो उसको डब्बे को पैक करते समय ऐसा उसमें पैकिंग की जाती है कि वो समय मतलब काफी समय तक चले, खाद्य पदार्थ खराब भी नहीं हो, मतलब ऑक्सीजन लगभग नहीं होती है।
उस समय में ये बैक्टीरिया वहीं संक्रमण क्या होता है, एक तो डब्बाबंद भोज्य पदार्थों में उपरोक्त जीवाणु के संक्रमण, डब्बाबंद भोज्य पदार्थों में ये जो है जीवाणु होता है और ये होता है। पर अब ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे मैं अभी एक रसगुल्ले के डब्बे का उदाहरण दिया, तो आप कल को मान ही लो कि मेरे डब्बे पे एक आते उसमें वाला रोग करा खाता हो, ऐसा कोई। पर मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि ऐसे पदार्थों में ही जो है ये बैक्टीरिया हमारे शरीर तक पहुंच पाते हैं। लक्षण क्या है, संक्रमित भोजन का सेवन, संक्रमित भोजन में ये डब्बाबंद भोजन पदार्थ अगर खराब है तो इसमें डेफिनेटली ये जो है बैक्टीरिया होगा। संक्रमित भोजन का सेवन, भोजन करने के बाद तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियां प्रभावित होती है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, मांसपेशियां प्रभावित होती है, व्यक्ति जो है उसको व्यक्ति की बेहोशी जैसी हालत हो जाती है, और उपचार उसको अगर सही समय पे नहीं मिले तो मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये एक प्रकार से क्या है, फूड पॉइजनिंग है। ठीक है, चलो उपचार क्या है, एंटीटॉक्सिन। एक्टिन टॉक्सिन का मतलब है कि भाई जो ये अनॉक्सी बैक्टीरिया है, इसके लिए एंटीटॉक्सिन्स जो है वो दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। भाई टॉक्सिन का मतलब क्या होता है, जहर होता है। टॉक्सिन का मतलब क्या होता है, जहर। जब ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे पूरे खाद्य पदार्थ को क्या कर देता है, या हमारे पूरे पाचन तंत्र में जहर को फैला देता है। तो इसको जहर को जहर से मारने के लिए कौन सी दवाई होनी चाहिए, भाई एंटीटॉक्सिन्स दवाई होनी चाहिए। तो एंटीटॉक्सिन्स दवाइयाँ ली जाए, एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ ली जाए। क्लियर हो गई ये बात। चलिए, तो बॉटुलिज्म एक ऐसे प्रकार का जीवाणु या एक ऐसे प्रकार का बैक्टीरिया जो खाद्य पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करेगा और हमारे पाचन तंत्र में उपस्थित खाद्य को पदार्थ को भी जहर के रूप में चेंज कर देगा, यानी पूरे पाचन तंत्र में जहर फैला देगा, जिससे क्या है, व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग हो जाएगी और समय पर अगर उपचार नहीं मिला तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए, एक और जीवाणु जनित रोग हमने कंप्लीट कर लिया, बॉटुलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। और नेक्स्ट आता है जीवाणु जनित रोगों में कुष्ठ रोग, लेप्रोसी या हैंसेन का रोग। पहली चीज, कुष्ठ रोग क्यों कहेंगे, क्योंकि इससे रोगी व्यक्ति को कोढ़ हो जाता है। अब कई लोग कोढ़ के बारे में जानते हैं और कहीं नहीं जानते हैं। कृष्ण जी, कृष्ण भगवान के, है ना, कृष्ण भगवान के मित्र थे, परम मित्र थे सुदामा जी। सुदामा जी को भी ये रोग हुआ था, कुष्ठ रोग। ठीक है, अब जिसने श्री कृष्णा ऐसे सीरियल देखे होंगे तो डेफिनेटली सुदामा जी को देखा होगा और कुष्ठ रोग के बारे में जाना होगा। कुष्ठ रोग में क्या होता है, जो शरीर के दूरस्थ अंग हैं, वो दूरस्थ अंग धीरे धीरे मुड़ने लगते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि हमारे शरीर को, अगर हमारे शरीर की मैं बात करूं तो ये एक्सिस है, ये बिल्कुल मेरे शरीर का अक्ष है, यहाँ से लेके नास की, मतलब चलो एक बना के बता, ज्यादा सही रहेगा। अब पता नहीं शरीर तो मुझसे यहाँ पे सही ढंग से बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन आपके समझ, ये हमारा शरीर है और इस शरीर में बिल्कुल अगर हम बात करें, इस शरीर को अगर दो भागों में बांटना है तो बिल्कुल यहाँ से आप बीच से एक लाइन खींचेंगे, ये कहलाएगा एक्सिस पार्ट, यानी इसको हम कहेंगे अक्ष। अब इस अक्ष से जितने भी अंग दूर है वो कहलाते हैं दूरस्थ अंग। ठीक है, अब जैसे इस अक्ष से मैं बात करूं तो इस अक्ष से हमारे हाथ दूर है और हाथ से भी हथेली दूर है और हथेली से भी हमारी उंगलियां दूर है। तो सबसे पहले इस रोग में क्या होता है कि जो शरीर के दूरस्थ अंग है वो धीरे धीरे जो है मुड़ने लगते हैं, धीरे धीरे मुड़ेंगे मुड़ेंगे और फिर उसके ऊपर जो है सफेद रंग के चपटे बनने लग जाते हैं। सफेद रंग के चपटों में ब्लैक ब्लैक डॉट्स बनने लग जाते हैं और धीरे धीरे जो ये दूरस्थ अंग मुड़ रहे हैं वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाते हैं। गलना शुरू हो जाता है, इसका मतलब एक तरीके से ये जो अंग है वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं कुष्ठ रोग। ठीक है, और इसका जो बैक्टीरिया है, इसको इस रोग को फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इस रोग को लेप्रोसी रोग भी कहा जाता है, क्योंकि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण फैलता है, के कारण होता है, इसलिए इसको लेप्रोसी रोग कहा जाता है। और अगर बात करूं तो इसे हैंसेन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम, मतलब इस बैक्टीरिया की खोज, कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया की खोज हैंसेन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे हैंसेन का रोग भी कहा जाता है। क्लियर हो गई ये बात। चलिए, अब देखो, कुष्ठ रोग जो कि एक जीवाणु जनित रोग है, इसका रोग कारक है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, जीवाणु या बैक्टीरिया। इसका संक्रमण रोगी व्यक्ति के संपर्क में लगातार रहने पर या दूषित जल एवं दूषित भोजन से। भाई ये बैक्टीरिया अगर किसी कारणवश किसी रोगी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गया, अब उस रोगी व्यक्ति का झूठा भोजन आप लोगों ने कर लिया या उसका पिया हुआ पानी आप लोगों ने पी लिया, या ये जब रोगी किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो उसकी स्किन से जो उस घाव, उन चपटों से परत जो उतर रही है, अगर उसी जगह से आप चले गए तो फिर ये बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो रोगी व्यक्ति को दूर रखा जाए, उसको एक अलग कमरे में रखा जाए, है ना, और उसका भोजन पीने का सबका सामान सब कुछ अलग ही रखा जाए, तो इससे बचाव किया जा सकता है। लक्षण क्या है, शरीर के दूरस्थ अंग यानी डिस्टल ऑर्गन्स, सेल पर सफेद दाग बनते हैं तथा यहाँ की कोशिकाएं नष्ट होती है, जिससे ये अंग गलने लगते हैं ना। तो मैंने बताया कि सबसे पहले आंखें, मतलब इस रोग में सबसे पहले हाथ की या उंगलियां प्रभावित होती है, ये धीरे धीरे मुड़ने लगती है,
पे सफेद चपटे बन जाते हैं और ये उंगलियां गलने लगती हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो है इस अंगों की कोशिकाएं मृत होने लगती हैं। अब इसके लिए बीसीजी का टीका उपयोगी है। किसका टीका? बीसीजी का। अब याद करो, बीसीजी का टीका हमने कहीं पे भी पढ़ा है। बीसीजी का टीका 2 रोगों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो बीसीजी का टीका यानी बैसिलस क्लेमेटिक यूरिन, इसकी फुल फॉर्म आप लिखेंगे, इसकी फुल फॉर्म को लेके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बैसिलस क्लेमेटी बैसिलस क्लेमेटिक यूरिन, बैसिलस क्लेमेटिक, ठीक है। यहाँ पर देखो कि ये बीसीजी का टीका 2 रोगों के लिए है। हमने जो पहला रोग एक उसमें पढ़ लिया है, मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, हमें याद रखना 2 रोगों के लिए। एक तो कुष्ठ रोग के लिए और एक रोग जो हम पढ़ चुके हैं शायद, उसपे भी कहीं बात की है अपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, उपचार की बात करें तो उपचार एंटीबायोटिक दवाएं, ठीक है, और थेरेपी भी ली जाती है इसके लिए, ठीक है। एंटीबायोटिक दवाइयों की थेरेपी भी यूज की जाती है और परीक्षण होता है इसमें लैप्रोमिन टेस्ट, जिसमें लैप्रोमिन टेस्ट में क्या किया जाता है, इस माइक्रोबैक्टीरियम लेप्टी की पहचान की जाती है कि ये बैक्टीरिया एक्चुअल में शरीर में है या नहीं है, ठीक है। तो लैप्रोमिन टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है भाई? कुष्ठ रोग के लिए किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रोग की ओर जाते हैं। नेक्स्ट रोग है प्लेग या काली मौत। प्लेग या काली मौत जो कि एक बार जो है महामारी के रूप में फैली थी। ये महामारी के रूप में पूरे विश्व के अंदर फैली थी प्लेग या काली मौत, काफी नुकसान हुआ था उस समय, जिस तरीके से अभी कोरोना डिजीज आई उसी तरीके से प्लेग या काली मौत, जिसे प्लेग डेथ भी कहते हैं, इसे ब्यूबोनिक प्लेग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ब्यूबोनिक प्लेग भी कहा जाता है। अब ये रोग फैलता कैसे है भाई? इसका जो रोग कारक होता है पर्सिनिया पेस्टिस। कौन सा भाई? पर्सिनिया पेस्टिस। ये चूहों के शरीर पे रहता है और जब ऐसे चूहे जिसके शरीर पे ये बैक्टीरिया है, अगर वो चूहे हमारे घर में कहीं आ गए और घर में आके अच्छे से डांस करके चले गए, है ना, मतलब डांस ही करेंगे भाई, ऐसे सीधे सीधे तो आएंगे नहीं चूहे। और जब वो डांस करेंगे तो फिर उनके शरीर से ये जो मतलब मैं सिर्फ आपको समझाने के तौर पे कह रही हूँ, बाकी कोई चूहे डांस करते हुए मैंने तो आज तक देखे नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जब वो चूहे आपके घर में आए, घर में प्रवेश करे और उन्होंने अपने शरीर को झड़काया, डांस किया, शरीर को अच्छे से झड़काया कराया, तो ये पर्सिनिया पेस्टिस जो है जमीन पे आ जाता है और या तो फर्श पे आ जाए और आप उसके पास से निकल जाओ तो ये आपकी स्किन पे टच हो जाएगा और आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। या उन चूहों ने आपके घर के अंदर आके किसी खाद्य वस्तु को टेस्ट करके देख लिया, भाई अब डांस कर रहे हैं तो पार्टी शार्टी तो होगी, पार्टी शार्टी होगी तो खाना भी होगा, तो ठीक है, किसी खाने को खा लिया और वही वस्तु आपको ध्यान नहीं रहा, आपने वो वस्तु खा ली, या खाने के वस्तु पे इसने इस पर्सिनिया टेस्टिस को छिड़क दिया या जल के अंदर छिड़क दिया, तो फिर वो ये बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। और जब ये आपके शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले ये आपके लसिका तंत्र को प्रभावित करता है, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र में ये सबसे पहले लसिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है, शरीर के दूरस्थ अंग जो है वो काले पड़ने लगते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं काली मौत। क्या कहते हैं भाई? काली मौत। दूरस्थ अंग काले पड़ने लगते हैं जिससे ग्रेगिन होने लगता है, जिस तरीके से टिटनेस में हो रहा था। टिटनेस में भी क्या हो रहा था कि जहां पर चोट लगी वो घाव जो है धीरे धीरे काले चपटों के रूप में प्रभावित हो रहा था और एक ग्रेगिन बन रहा था। ग्रेगिन मतलब वो वहां की कोशिकाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है, अब वहां नई कोशिकाएं नहीं आएगी, है ना। तो टिटनेस में तो अपन शल्य चिकित्सा से उसको क्या कर सकते थे, अंग को हटा सकते थे। लेकिन यहाँ पर पूरा लसिका तंत्र ही संक्रमित हो रहा है, यानी पूरे ब्लड में संक्रमण होगा, तो यहाँ पर दूरस्थ अंगों पे काले चकत्ते जो है वो मतलब बहुत जल्दी पड़ जाएंगे, यानी ये ग्रेगिन जाल जो है बहुत जल्दी हमारे शरीर में फैल जाएगा, जिससे रोगी की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। और एक बार ये महामारी के रूप में आया तो इससे काफी नुकसान हुआ, काफी लोगों की जान गई है, ठीक है ना। तो इसको काली मौत या ब्लैक डेथ कहते हैं, ब्यूबोनिक प्लेग भी कहते हैं। दूसरी बात, इसकी वैक्सीन, पहली चीज तो ऐसा इसका ये स्पेशल याद रखना कि निम्न में से किस रोग कारक जो है चूहे के शरीर पे होता है, चूहे के घर में प्रवेश के कारण या उसके संक्रमण से फैलता है, तो आपको याद रखना है प्लेग या काली मौत। ये पर्सिनिया पेस्टिस चूहे के शरीर पे होता है। जैसे हम बात करें हमारे बालों में जैसे जूं के आकार के होते हैं, उसी तरीके से ये भी के आकार जितना ही होता है जो चूहे के शरीर पे पनपता है, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट बात करें इसकी वैक्सीन, क्या इस रोग के लिए कोई वैक्सीन है? तो इसके लिए प्लेग वैक्सीन बनी, पर ये कम प्रभावी थी। जिस तरीके से अभी हमारे यहाँ पे जैसे कोरोना आया था, तो आपको पता है स्टार्टिंग में कोई भी दवाई नहीं बनी थी और फिर जो बनी भी थी तो वो इतनी ज्यादा प्रभावी नहीं ना। इसी कारण से ये प्लेग भी एक बार मतलब वही है कि महामारी के रूप में फैलाया था ये। चलिए आगे देखो, उपचार एंटीबायोटिक दवाई या शल्य चिकित्सा अगर पॉसिबल है कि अभी शुरुआती दौर में ही प्लेग रोग हुआ है और उसका सही समय पे पता चल गया है, तो व्यक्ति को शल्य चिकित्सा देके उसका उपचार किया जा सकता है। लेकिन अगर समय रहते हमें इस रोग का मालूम नहीं चले तो फिर व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाए।
ठीक है। चलिए, अब तो काफी कुछ ये जो है भारत वैसे अगर देखा जाए तो प्लेग मुक्त हो चुका है, भारत जो है प्लेग मुक्त हो चुका है। ठीक है, चलिए अब इस रोग का कोई हमें डर नहीं है। आगे बढ़े और आगे देखिएगा, नेक्स्ट आता है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो है रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से, और ये जो एंथ्रेक्स रोग है ये स्पेशली जानवरों के कारण फैलता है। ठीक है, अब अगर बात करें एंथ्रेक्स रोग की, तो चलिए कि जो हाँ, अब एंथ्रेक्स रोग एक्चुअल में तो आप इसको एलर्जी के रूप में समझ सकते हो। किस रूप में? कि भाई ये एक तरीके से जो एलर्जी डिजीज होती है ना, उस तरीके की है। अब इसका मेन बैक्टीरिया कौन सा है भाई? है ये भी बैक्टीरियल डिजीज। इसका रोग कारक होता है बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या होता है भाई? बैसिलस एंथ्रेसिस होता है। ये जो बैसिलस एंथ्रेसिस होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है कि जो पशु होते हैं, दुधारू पशु जो दूध देते हैं, उनकी शरीर की ग्रंथियों में ये होता है, तो ये उसके उन जानवरों के दूध का सेवन करने से हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाता है। इसका संक्रमण होता है रोगी व्यक्ति के संपर्क में, अगर आप उसके पास में बैठे हो। एक्चुअल में ये होता है कि इससे त्वचा पे छाले हो जाते हैं। त्वचा पे छाले हो जाते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि त्वचा जो है एक तरीके से ऐसी हो जाती है जिससे कि शरीर से उतरती रहती है वो त्वचा, है ना? तो अगर जैसे उस रोगी व्यक्ति के शरीर से ये त्वचा उतर रही है, ये छाले अगर गिर रहे हैं कहीं पे, और आप वहां से उसके पास से जा रहे हो, और आपके शरीर पे अगर वो मतलब वो त्वचा टच कर गई, तो फिर ये संक्रमण आपके शरीर के अंदर भी हो जाएगा। दूसरा, रोगी व्यक्ति के श्वसन पथ में भी संक्रमण होता है। तो दूसरी बात है कि अगर आप रोगी व्यक्ति के पास बैठ रहे हो और वो छींक रहा है या खांस रहा है, तो भी इसके कीटाणु आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो पहली चीज की, रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से और संक्रमित दुधारू पशुओं, कैटल से, है ना, दुधारू पशुओं से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, इससे लक्षण क्या है? इसके लक्षण है त्वचा पर छाले हो जाते हैं, श्वसन पथ में भी संक्रमण होता है। दूसरा, इसकी वैक्सीन क्या है? एंथ्रेक्स वैक्सीन है भाई, और उपचार एंटीबायोटिक दवाएं हैं। बैसिलस एंथ्रोसिस का दुरुपयोग जैविक हथियार के रूप में भी किया जाता है। इस रोग कारक का मतलब इसका ये जो है बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का उपयोग जो है जैविक हथियारों के रूप में भी किया जाता है। इतना ज्यादा ये डेंजरस। चलिए, तो आज जो है हमने जो है बैक्टीरिया जनित रोग कुछ पढ़ लिए हैं, और बाकी के बैक्टीरिया जनित रोग, चलिए कल की, चलो ये दो रोग और पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बैक्टीरिया जनित रोगों में आता है गोनेरिया या सुजाक रोग, और एक होता है सिफिलिस। अब एक चीज ध्यान रखना, ऐसे कौन से रोग जो है जो जीवाणु जनित रोग होने के साथ साथ लैंगिक जनित रोग भी है? भाई ये जो है, ये गोनेरिया और सुजाक रोग, ये जननांगों से संबंधित रोग है, तो इनको लैंगिक जनन रोग भी कहते हैं, और इन ये जीवाणु के द्वारा होते हैं, तो ये जीवाणु जनित रोग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, जीवाणु जनित, जीवाणु जनित लैंगिक, जीवाणु जनित लैंगिक, चलिए, और एक तरीके से ये संक्रमित रोग है। क्या है भाई? संक्रमित रोग है, संक्रमण के कारण फैलते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं गोनेरिया या सुजाक। इसका रोग कारक क्या होता है? नाइजीरिया गोनोराई। नाइजीरिया गोनोराई जो है इसका रोग कारक है। संक्रमण क्या है भाई? नाइजीरिया गोनोराई, इसका एक रोग, मतलब ये जो कीटाणु है ये शरीर के अंदर फैल जाता है। और ये फैलता किसके कारण है भाई? जैसे कि हम बात करें कि जो ये गोनेरिया सुजाक रोग होता है, तो जैसे कि अवांछित रिश्ते, मतलब अगर हम बात करें, या जैसे कि क्या चलिए, इसमें जो है कि एक तो जैसे एड्स फैलता है, एड्स के अंदर अगर पता है कि भाई सिरिंज, अगर सिरिंज ऐसी ले ली जाए एड्स रोगी की, और वही सिरिंज अगर स्वस्थ व्यक्ति को लगा दी जाए, तो रोग फैल जाता है। तो वैसे ही इसके अंदर भी होता है गोनेरिया सुजाग में। और अवांछित यौन संपर्क के कारण भी, तो यहाँ आप लिख सकते हो अवांछित यौन संपर्कों के कारण ये रोग फैलता है। ठीक है, चलिए, अब देखो कि इसके अंदर क्या होता है, कि इसके लक्षण क्या है? जननांगों में संक्रमण होता है, मूत्र करते समय जलन होती है, मूत्रपथ में घाव बन जाते हैं, और छोटे छोटे लाल दाने बन जाते हैं। और अगर स्त्रियों में ये रोग जो है स्पेशल स्त्रियों के अंदर होता है ना, तो स्त्रियों में इससे क्या होती है? बांझपन आता है, स्टेरिलिटी आती है, बांझपन रोग उत्पन्न हो जाता है स्त्रियों के अंदर। उपचार क्या है? एंटीबायोटिक दवाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इधर सिफिलिस की बात करें तो इसका रोग कारक होता है ट्रोपोनिमा पैलिडम। ट्रोपोनिमा पैलिडम गोनेरिया के समान ही है, असुरक्षित यौन संबंध के कारण होता है ये, गोनेरिया के समान ही ये रोग है। के लक्षण भी गोनेरिया के समान ही है भाई, जननांगों में संक्रमण हो जाएंगे, मूत्र करते समय जलन होगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, लाल दाने दिखाई देंगे, और याददाश्त में कमी आने लगती है। जो ये सिफिलिस रोग है, इससे याददाश्त में कमी आने लगती है, और बाल झड़ने लगते हैं। और जो ये भी रोग जो है स्त्री से संबंधित ही है, तो इसमें स्त्रियों में बांझपन होने लग जाता है, और इसके लिए भी क्या उपचार है भाई? एंटीबायोटिक दवा। बस आपको यही ध्यान रखना है, गोनेरिया और सुजाक और सिफिलिस, ये दोनों जीवाणु जनित रोग है और लैंगिक जनित। ये रोग कारक के नाम आपको याद रखने हैं, नाइजीरिया गोनोराई और ट्रोपोनिमा पॉलिटम। ठीक है, बाकी कोई टेस्ट इसका है नहीं, और उपचार इसका कुछ है नहीं, एंटीबायोटिक दवाएं है, तो ये याद रखने की जरूरत
और लक्षण को लेके कोई क्वेश्चन शायद ही पूछा जाएगा, लक्षण को लेके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इनके रोग कारक आप याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है हमने ये बैक्टीरियल डिजीज आज कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट तो क्या कर लिए, इसमें कुछ बैक्टीरियल डिजीज और बाकी बची होगी। तो एक लास्ट बैक्टीरियल डिजीज ये बची है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है ये श्वसन से संबंधित रोग है। तो सबसे पहले तो ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और न्यूमोनिया रोग सबको पता है, न्यूमोनिया रोग में क्या होता है कि छोटे बच्चों में होता है। बेसिकली ये रोग जो है सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को प्रभावित करता है और 5 साल के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। न्यूमोनिया रोग का जो रोग कारक होता है, जब रोगी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो श्वसन तंत्र के अंदर या फेफड़ों में जो है बलगम की मात्रा को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, रोगी व्यक्ति को श्वसन लेने में दिक्कत आती है, सांस प्रॉपर रूप से नहीं ले पाता है। वही चीज है कि जैसे कि अपन ने पढ़ी, हमने एक रोग अभी पढ़ा था के अंदर, वो गलघोटू रोग, वैसे ही लक्षण कुछ इसके होते हैं। कफ की मात्रा फेफड़ों के अंदर ज्यादा बन जाती है, जिससे क्या होता है कि रोगी व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाती है, वो श्वसन सही ढंग से नहीं कर पाता है, तो व्यक्ति का दम घुटने लगता है। और साथ ही साथ में फेफड़ों में इतना ज्यादा बलगम बन जाता है कि पसलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है ना। न्यूमोनिया एक तरीके से कहते हैं कि मारवाड़ी में कहावत है कि इसका तो नाम भी नहीं लिया जाता है, इस नाम को लेने से मतलब रोगी ज्यादा फैल जाता है। ठीक है, तो न्यूमोनिया और कभी कभी इतना घातक हो जाता है कि भाई 5 साल के बच्चों में जब ये होता है तो कभी कभी इतना घातक हो जाता है कि बच्चे की मृत्यु तक हो जाती है ना, अगर सही समय पर उसको उपचार नहीं दिया जाए। तो न्यूमोनिया, निमोनिया, इसको निमोनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निमोनिया। ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है, एक बैक्टीरिया जनित रोग है। इसका रोग कारक है डिप्लोकोकस न्यूमेनी या न्यूमोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई। ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमेनाई बोल दो, न्यूमोनोकोकस न्यूमेनाई बोल दो, या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई बोल दो। ठीक है, इसका रोग कारक होता है। इसका संक्रमण दूषित जल, यानी रोगी व्यक्ति ने जो जल पिया, अगर वही जल दूसरे बच्चों को पिला दोगे आप तो उसमें फैल जाएगा, या बाहर से कोई जल ऐसा पी ले जिसमें ये बैक्टीरिया है तो फैल जाएगा। जुकाम के कारण, रोगी व्यक्ति को जुकाम हो रहा है और उसके पास आप बैठ गए तो उसके शरीर, जैसे उसने छींका तो उसके छींक से शरीर, उसके कीटाणु शरीर से बाहर आ गए और वो शरीर कीटाणु आपके शरीर में श्वसन तंत्र के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। फेफड़ों में संक्रमण होता है, सांस लेने में कठिनाई आती है, ये इसके लक्षण है भाई। ये संक्रमण नहीं है, ये लक्षण है। फेफड़ों में संक्रमण, सांस लेने में कठिनाई, पसलियों में दर्द। यहाँ पे एक लक्षण और लिख सकते हो आप, पसलियों में दर्द होता है। ठीक है, फिर उपचार एंटीबायोटिक दवाएं और वायरल, अब चलो ये उपचार क्या है भाई? एंटीबायोटिक दवाएं। चलिए, आज जो है आज के सेशन में हमने सारे जो हैं जीवाणु जनित रोग, लगभग लगभग जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमने सारे जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज सारी हमने कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे वायरल डिजीज, यानी वायरस जनित रोग, विषाणु के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में। तब तक के लिए बस आप ऐसे ही रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में, और मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। और नया सेशन इससे भी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है आपका, क्योंकि वहाँ हम सारे वायरल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लाइक हम कोरोना के बारे में भी पढ़ेंगे, जो हाल ही में हमारे को बहुत ज़्यादा ही चर्चा में रहा है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।